हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग इमोशनल डेवलपमेंट संवेगात्मक विकास का चैप्टर पढ़ रहे थे और हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि संवेग कौन कौन से होते हैं, संवेगों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, अलग अलग अवस्थाओं में संवेग किस प्रकार से होते हैं, किन चीज़ों से उद्दीप्त होते हैं और किन चीज़ों से किस तरह से उनकी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था में। अब मैं आपको बताऊंगी कि अपने संवेगात्मक विकास से संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको समझना बहुत आवश्यक है। ये केवल आपके अध्ययन के लिए ही नहीं, आपके जीवन में स्वयं भी बहुत उपयोगी जानकारी है ये। तो इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि व्यक्ति को संवेगात्मक रूप से परिपक्व होना चाहिए। तो वो परिपक्व होने के लिए उसे क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी आपको इन सब कॉन्सेप्ट्स को समझकर मिलेगी। सबसे पहले देखिए, संवेगात्मक प्रभुत्व, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं इमोशनल डोमिनेंस। इमोशनल डोमिनेंस का अर्थ क्या होता है कि हमारे अंदर सारे संवेग होते हैं, हर व्यक्ति में सारे संवेग होते हैं, लेकिन कुछ संवेग ऐसे होते हैं जो अधिक दिखाई देते हैं। मतलब जैसे हम कहते हैं किसी व्यक्ति के लिए ये बड़ा उदास सा व्यक्ति है, ये बहुत चपल व्यक्ति है और ये बड़ा अफेक्शनेट पर्सन है। तो हम कैसे कहते हैं? क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर उन वाले संवेगों का अधिक प्रदर्शन होता है, वो संवेग उसके अधिक दिखाई देते हैं। तो जिस बालक में जिन संवेग 2 या 3 हो सकते हैं, वो 2-3 संवेग ऐसे होते हैं जो अन्य संवेगों से ज़्यादा उस बालक के अंदर प्रकट होते हैं। तो हम कहते हैं कि इन संवेगों का डोमिनेंस इस व्यक्ति में हो सकता है। और ये संवेगात्मक प्रभुत्व कोई जन्मजात चीज़ नहीं है। ये वातावरण के द्वारा बालक को कैसे अनुभव मिल रहे हैं, कैसी ट्रेनिंग मिल रही है, कैसी गाइडेंस मिल रही है, इन सब पे निर्भर करेगा कि बालक के अंदर किन संवेगों का प्रभुत्व रहेगा। ये संवेगात्मक प्रभुत्व जो है, ये सुखद संवेगों का भी हो सकता है और दुखद संवेगों का भी हो सकता है। जिस बालक में सुखद संवेगों का प्रभुत्व होगा, वो बालक खुश मिजाज, प्रसन्न दिखाई देगा, और जिसमें नकारात्मक का होगा, वो परेशान, भ्रमित, क्रोधित या कुंठित, कुछ ना कुछ उसके अंदर नकारात्मक चीज़ रहेगी। अब संवेगात्मक प्रभुत्व के बारे में मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि बच्चों, जिस चीज़ का संवेगात्मक प्रभुत्व आरंभिक वर्षों में रहता है, वही आगे जाके हमारा स्वभाव बन जाता है, हमारी आदत पड़ जाती है, हमें उसी तरह का व्यवहार करने की आदत। तो वो हमारा स्वभाव होता है। स्वभाव जो होता है वो कैसे? स्वभाव को हम अंग्रेजी में कहते हैं टेम्परामेंट। तो वो टेम्परामेंट, हर व्यक्ति का अपना एक अलग टेम्परामेंट होता है। कोई व्यक्ति बहुत जल्दी उद्वेलित हो जाते हैं, कोई व्यक्ति बहुत ही शांत प्रकृति का होता है, कोई व्यक्ति स्वयं आगे बढ़ के कार्य करने वाला होता है, कोई व्यक्ति बिल्कुल हर कार्य में पीछे पीछे रहने वाला होता है। तो ये व्यक्ति की एक प्रवृत्ति होती है, एक टेम्परामेंट होता है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं स्वभाव। तो आरंभिक अवस्था मतलब आरंभिक 2-3 वर्षों में, वैसे तो फ्रॉइड के अनुसार आरंभिक 5 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आरंभिक वर्षों में जिस तरह के बालक को अनुभव मिलते हैं, संवेगात्मक अनुभव उसको कैसे मिलते हैं और वो उनकी कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, उसको कैसे लोग समझाते हैं कि आपको ऐसी प्रतिक्रिया देनी है या नहीं देनी है। जैसे हमने पिछली कक्षा में टेम्पर टेंट्रम्स के बारे में बताया था। बालक टेम्पर टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है, मतलब बहुत विस्फोटक रूप में अपने संवेगों को कर रहा है, ज़मीन पे लेट रहा है, इतना क्लेश मचा देता है कि माँ कहती है बाबा इसकी इच्छा को पूरा कर दो। तो वो उससे शांति चाहने के चक्कर में उसकी इच्छा को पूरी कर देती है। तो बालक ने क्या सीखा कि टेम्पर टेंट्रम्स करने से मेरे को मेरी
इच्छित वस्तु मिल जाएगी या मेरी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। तो ये उसने सीख लिया और ये अप्रत्यक्ष रूप से किसने प्रेरित किया, किसने प्रशिक्षण दिया उसको? उसके आसपास के लोगों ने। अब क्या होता है कि जो बालक का टेम्परामेंट होता है वो बालक के एडजस्टमेंट, दूसरे लोगों के साथ उसका कैसा एडजस्टमेंट होगा और उसके चेहरे के भाव से बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। जो बच्चे जिनके अंदर पॉजिटिव इमोशंस का लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, खुशी का भाव ज़्यादा देखने को मिलेगा, उन बच्चों का दूसरे लोगों के साथ समायोजन बेहतर होगा। और जिसके अंदर हमेशा रोतुड़ो सा मुंह बना रखा है, उदास है, चिड़चिड़ा सा दिखाई दे रहा है, माथे के ऊपर बल पड़े हुए हैं, तो ऐसे बच्चों को कोई पसंद नहीं करता है। और ऐसे बच्चों को कोई पसंद नहीं करता तो उनका एडजस्टमेंट सोसाइटी में दूसरे लोगों के साथ में उसका एडजस्टमेंट इससे निश्चित रूप से प्रभावित होता है। और बच्चे के जो भाव होते हैं वो व्यक्ति को या तो अपनी ओर आकर्षित करते हैं या दूसरे व्यक्ति को अपनी ओर अपने से विकर्षित करते हैं। जैसे एक आजकल कहावत बड़ी प्रचलित है कि जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है सुंदरता चेहरे से उतरकर हृदय में आ जाती है। मैं ये मानती हूँ बच्चों कि अगर अपने अंदर के भाव हम अच्छे रखेंगे तो हमारे चेहरे पे भी वो भाव जरूर परिलक्षित होंगे। भौतिक रूप से आप सुंदर हैं या नहीं हैं, लेकिन आप देखिए कई सांवले सलोने व्यक्ति भी बहुत आकर्षित करते हैं, जबकि हमारी सोसाइटी का पैमाना है गोरापन सुंदरता का होता है, लेकिन कुछ सांवले सलोने व्यक्ति बहुत आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका चेहरे का भाव इतना ग्लो करता है। उनका चेहरा, जब आपके अंदर प्रसन्नता होती है तो आपका चेहरा ग्लो करता है। तो ये हमारे जो स्वभाव या टेम्परामेंट जो कि संवेगात्मक प्रभुत्व की वजह से बना है, ये बालक को सोसाइटी में वो कैसे एडजस्ट करेगा उसको बहुत गहरे प्रभावित करता है। अगर हम चाहते हैं कि बालक के अंदर सुखद संवेग ज़्यादा हों, पॉजिटिव इमोशंस ज़्यादा हों, तो उसको ऐसे अनुभव ज़्यादा देने चाहिए। तो हम कैसे कर सकते हैं उसके अनुभव? तो छोटे बच्चे जब होते हैं, बच्चों 2-3 साल के बच्चे जब होते हैं, तब तक उसका वातावरण को नियंत्रित करके, मतलब हम उसको क्या अनुभव दे रहे हैं, क्योंकि बच्चा अपने आप तो बाहर निकलता नहीं है, तो हम उसको आसपास जैसा माहौल देंगे बच्चे के वैसे ही अनुभव होंगे, वो वैसे ही सीखेगा। एक बहुत छोटा सा उदाहरण जो मैंने देखा था, हमारे भारतीय समाज के अंदर क्या होता है, जॉइंट फैमिली बहुत अच्छी भी होती है, संयुक्त परिवार, अगर सपोर्टिव हो तो। इसके विपरीत मैंने देखा एक संयुक्त परिवार था, हमारे सामने ही रहा करता था, ग्रामीण परिवेश में रहते थे वो लोग। हम लोगों का मतलब जहाँ हम रहते थे वो ग्रामीण परिवेश था। वहाँ पर बहू है जो गज भर का घूंघट निकालती है और सास है, बाकी पूरा लंबा चौड़ा परिवार है। उस बहू के एक बच्ची हुई और वो बच्ची को धूप के अंदर, सर्दियों के दिन में धूप में उसको डालकर और अंदर कहीं काम करती रहती थी। उस बच्ची के आसपास कोई भी नहीं रहता था और वो बच्ची इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती थी, रोती रहती थी। उसकी माँ निकल कर नहीं आती थी बाहर। हम सामने के घर से देखते रहते थे तो हमारे घर में लोग कहते थे यार इस बच्चे को हम ही उठा लाएं, ये लोग कोई ध्यान नहीं देते। अब आप सोचिए उस बच्चे के लिए ये अनुभव कैसे हो रहे हैं, नकारात्मक अनुभव। तो बच्चा कैसा बनेगा? तो कहने का अर्थ ये है कि आसपास आप जैसा अनुभव देंगे बच्चे को, वैसा ही बालक वो सीखेगा। अगर उसको सुखद अनुभव ज़्यादा मिलेंगे बच्चे के लिए, ऐसी एक्टिविटीज़ कीजिए, उसका माहौल ऐसा रखिए कि बच्चा हमेशा खिलखिलाता रहे, प्रसन्न रहे, तो उसके चेहरे पे प्रसन्नता के भाव टिके रहेंगे। और ईश्वर प्रदत्त देखा है तो उसके अंदर कोई बालक जो होता है अबोध होता है, उसके अंदर कोई छल कपट नहीं होता, तो उसके चेहरे के इसीलिए बच्चे, ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं बहुत आकर्षक होते हैं। अगर बालक के अंदर सुखद संवेग का प्रभुत्व रहेगा तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, उसके अंदर सुरक्षा, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी रहेगी, कॉन्फिडेंस रहेगा। और ऐसे बच्चों की फिर प्रवृत्ति बन जाती है, ऐसा स्वभाव बन जाता है कि वो छोटी छोटी समस्याओं से बहुत जल्दी उद्वेलित नहीं होते हैं। कुछ लोग होते हैं छोटी सी प्रॉब्लम आते ही बहुत टेंशन में हो जाते हैं। हम बड़े अवस्था तक हम लोगों में भी हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं
जिनको गंभीर समस्या बड़ी बड़े काम आए, हाँ हो जाएगा आराम से, बिल्कुल धीर गंभीर रूप से वो कर लेते हैं। तो जिनके सुखद से अनुभव ज़्यादा होते हैं, ऐसे बच्चे बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना भी बाद में आराम से कर लेते हैं। इसी तरह से जो खुश मिजाज बालक होते हैं, जिनमें सुखद अनुभव ज़्यादा होगा, खुश मिजाज बालक होगा, हंसमुख सा होगा, तो ऐसे बच्चों को खुद तो प्रसन्न रहेगा ही, तभी उसके चेहरे के भाव ऐसे, दूसरे लोग भी सब पसंद करेंगे और ऐसे बच्चे जीवन में आगे जाके सफल रहते हैं। और ऐसे बच्चों को क्योंकि सब पसंद करते हैं तो उनको बार बार वो नेतृत्व के अवसर भी देते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे बच्चों का समायोजन बहुत अच्छा होता है, इनका व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा होता है। अब संवेगात्मक प्रभुत्व के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां कौन कौन सी हैं? पहली है शारीरिक अवस्था। जब शारीरिक अवस्था अच्छी होगी तो हमारे अंदर सकारात्मक संवेगों से संबंधित हार्मोन्स का स्रवण होगा। वैसे भी कहते हैं, देखिए रोते टाइम आपकी जितनी चेहरे की मांसपेशियां उतनी काम में नहीं आती जितनी हंसते समय आती है। आप खिलखिलाकर हंसते तो आपके चेहरे की कहते हैं बहुत सारी मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं। तो अगर हेल्थ कंडीशन, दूसरी बात ये यहाँ पर हेल्थ कंडीशन से मतलब ये कि जो बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेगा वो प्रसन्न रहेगा। और जिस बच्चे के शरीर में कुछ व्याधा, आप सोचिए आप खुद जब बीमार होते हैं, कुछ बुखार चढ़ गया होता है, ना आपका किसी से बोलने का मन करता है, ना कुछ कार्य करने का मन करता है, तो बालक के अंदर अगर उसकी शारीरिक रूप से वो स्वस्थ है तो वो प्रसन्न रहेगा, और अगर वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो वो प्रसन्न नहीं रह सकता। तो उसका प्रभुत्व क्या होगा? नकारात्मक चीज़ों का हो जाएगा, नकारात्मक संवेगों का होगा। दूसरी चीज़ है घर का वातावरण। घर का वातावरण बेटा, मैं आपको कई बार हम लोग इस पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं कि जैसा एटमॉस्फेयर होगा बच्चा वैसा ही डेवलप होगा। फिर बाल प्रशिक्षण की विधि, बाल प्रशिक्षण की मैंने आपको बताया था, प्रभुसत्तात्मक विधि भी हो सकती है और बिल्कुल ऐसी हो सकती है कि बिल्कुल बच्चों को स्वच्छंद छोड़ दिया जाए, और एक वो भी हो सकती है कि डेमोक्रेटिक, जिसको हम कहते हैं तरीका, प्रजातांत्रिक तरीका, जिसमें बच्चे के ऊपर निर्देशन दिया जाता है, मार्गदर्शन दिया जाता है, सीमाएं में भी बांधा जाता है, लेकिन उसको समझाया जाता है कि सीमाएं उसके ऊपर क्यों लगाई है, और उसके स्तर पे उतरकर सब समझाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर डेमोक्रेटिक तरीका है चाइल्ड रियरिंग का, उनके पालन पोषण का, तो बच्चे के सुखद अनुभव का प्रभुत्व रहेगा। फिर उसके अपने बालक के अपने परिवारजन के साथ में किस तरह के संबंध हैं। अगर टकराव वाले, हर वक्त लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो उसके अंदर नेगेटिव इमोशंस का डोमिनेंस होगा, और अगर अच्छे संबंध होंगे तो पॉजिटिव इमोशंस का डोमिनेंस होगा, क्योंकि हमारा अधिकांश समय बालक का घर में व्यतीत होता है। फिर घर के बाद दूसरी महत्वपूर्ण होता है बालक का साथी समूह। साथी समूह हमेशा लड़ने झगड़ने वाले हैं, उसको स्वीकार करने वाले हैं, प्रेम करने वाले हैं। क्योंकि जब लड़ाई झगड़ा करते हैं, हर वक्त तिरस्कार का भय बना रहता है, तो बालक जो होता है वो भयभीत रहेगा, असुरक्षित महसूस करेगा। तो साथियों के साथ कैसे संबंध हैं, ये भी उसके संवेगात्मक प्रभुत्व या इमोशनल डोमिनेंस को प्रभावित करते हैं। फिर है ओवर प्रोटेक्टिवनेस। ओवर प्रोटेक्टिवनेस का मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखना, सुरक्षा देना। जैसे पेरेंट, नहीं नहीं ऐसे मत करो, ऐसे हो जाएगा। ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स बच्चे को कुछ भी नहीं करने देते हैं, उसको रोकते टोकते रहते हैं, नहीं नहीं ऐसा करने से ये बुरा हो जाएगा, ऐसा करने से वो बुरा हो जाएगा। और बालक जो भी कर रहा है उसके पीछे पीछे छाया की तरह घूमते रहते हैं। जिस आजकल इसके लिए नया शब्द प्रयोग हो रहा है, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग के ऊपर एक पिक्चर भी बनी थी, मुझे अभी याद नहीं आ रही है। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग में ये होता है कि माँ बाप जो होते हैं बच्चे के बिल्कुल छाया की तरह उसके साथ साथ रहते हैं, और जैसे हेलीकॉप्टर ऊपर, जैसे बच्चा जहाँ जा रहा है ऊपर माँ पीछे पीछे हेलीकॉप्टर की तरह उसको फॉलो कर रही है, हर चीज़ नियंत्रण में रखना चाहते हैं, हर वक्त नज़र के आगे। तो ऐसी चीज़ें जब होती है बच्चों के अंदर, तो ऐसे बच्चे फिर उनके अंदर भय की अधिकता अधिक पाई जाती है, वो हर चीज़ से भयभीत रहने लगते हैं, तो भय उनका डोमिनेंट इमोशन हो जाएगा। फिर परिवार की अपेक्षाएं, अभिभावकों की अपेक्षाएं। अभिभावकों की अपेक्षाएं वास्तविक स्तर तक हैं तो वो बच्चे को एनकरेज करेंगी, आगे बढ़ाएंगी, लेकिन
बहुत ज़्यादा हाई एस्पिरेशंस होंगी, तो बच्चा क्या होगा, बच्चे के लिए उन्होंने जो स्टैंडर्ड सेट किया है, बच्चा उस स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच पाएगा, वो असफल होगा। और जितनी बार वो असफल होगा, उसके मन में उतनी ही कुंठा आएगी, हर वक्त घबराया रहेगा, टेंशन में रहेगा। तो ऐसे बच्चे में भी नकारात्मक संवेगों का प्रभुत्व हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण है अंत में मार्गदर्शन या निर्देशन, कि बच्चों को कुछ असफलताओं को झेलना भी आना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस का एक साइकोलॉजी में टेस्ट किया जाता है। उसमें क्या होता है, बालक को या व्यक्ति को कहा जाता है कि इतने कम समय में आपको इतनी सारी ड्राइंग्स बनानी है, और उनको खुद वो पेंसिल्स दी जाती हैं जिनसे उनको ड्राइंग करनी होती है। वो पेंसिल्स ऐसी दी जाती हैं जो बार बार टूट जाती हैं। और फिर क्या होता है, एक पेंसिल टूटी, आप सोचिए एग्जाम देने गए, आपके बार बार पेन खराब हो रहा है, तो आपको कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है। तो फ्रस्ट्रेशन उससे नापा जाता है कि किस व्यक्ति की फ्रस्ट्रेशन या असफलता को बियर करने की, या समस्याओं को, बाधाओं को बियर करने की क्षमता है। जितनी ज़्यादा जिस व्यक्ति में क्षमता होगी, वो संवेगात्मक रूप से उतना ही प्रसन्न होगा। छोटी छोटी सी प्रॉब्लम से लोग विचलित हो जाते हैं। बहुत छोटी सी चीज़ें, जैसे आप सुबह सुबह आ रहे हैं, आपके जिम्मे घर के कुछ कार्य हैं, आप वो कार्य कर रहे हैं। आपने सोचा था कि आज मैं ये वाला सूट पहन के जाऊंगी, पता चला उस सूट के अंदर कुछ गिर गया, आप नहीं पहन पाती हैं। दूसरा सूट आपने निकाला, पता चला उसकी सलवार के अंदर नाड़ा नहीं है, या इसी तरह से 2-3 आपको करना पड़े, तो आप कितने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो कुछ लोग तो कहेंगे कोई बात नहीं है, ये नहीं तो वो पहन जाती है, वो नहीं तो, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, नहीं मैंने सोचा था आज तो मुझे यही पहन के जाना था, माँ ने उसको आज ही धोने के लिए क्यों डाला है, और इस बात को लेकर वो क्लेशग्रस्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए उनको निर्देशन मिलना चाहिए, थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए कि बेटा जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाधाएं आती रहती हैं, उन बाधाओं को हमें बिल्कुल लाइटली लेना चाहिए और उनको आसानी से पार कर सकते हैं हम। तो उन बाधाओं को विकराल रूप नहीं बनाना चाहिए, वास्तविक परिप्रेक्ष्य में देखो और उनसे ओवरकम करने की कोशिश करो। तो इस तरह का जिन बच्चों को निर्देशन मिलता है, उनके संवेगात्मक अनुभव अच्छे होंगे और उनमें सकारात्मक अनुभव का प्रभुत्व रहेगा। अगला कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो है संवेगात्मक संतुलन। अब देखिए, हमारे जीवन में संवेग तो दोनों प्रकार के हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम नकारात्मक को बिल्कुल हटा दें और सकारात्मक ही सकारात्मक अनुभव हो, वो तो हमारे जीवन में संभव है ही नहीं। तो बेहतर तरीका क्या है कि हमारे को दुखद संवेग भी होंगे, नकारात्मक संवेग भी होंगे। उन नकारात्मक संवेगों के प्रभाव को कम करने के लिए किसी भी तराजू को बैलेंस करना है, तो एक तरफ पलड़ा किसी चीज़ में रखा है तो दूसरी तरफ भी उतना ही वजन वाली चीज़ रख दीजिए, तो संतुलन हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जितने बालक को नकारात्मक अनुभव का सामना करना पड़ रहा है, उससे ज़्यादा उसको सकारात्मक अनुभव प्रोवाइड करवाइए, तो क्या होगा, उसका बैलेंस बन जाएगा। या कोशिश ये करनी चाहिए कि सकारात्मक वाले जो पलड़ा है वो थोड़ा ज़्यादा भारी हो और नकारात्मक का कम हो। तो इस तरह से उसको संतुलन बिठा देंगे तो बालक प्रसन्न रह सकता है। संवेगात्मक संतुलन हम हासिल कर सकते हैं। संवेगात्मक संतुलन बनाने के 2 तरीके होते हैं। पहला है वातावरण नियंत्रण। वातावरण नियंत्रण, कोई भी व्यक्ति केवल किसी बच्चे का अगर हम वातावरण नियंत्रित करना चाहते हैं, हम चाहते हैं उसको सारे सुखद अनुभव हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स कितना कर सकते हैं, 2 वर्ष तक, 3 वर्ष तक। उसके बाद बच्चा बाहर जाएगा, बाहर जाकर उसके साथ में बहुत कुछ होगा, बहुत सारी, बल्कि कुछ कुछ अनुभव तो उसको अपने आसपास के वातावरण में भी थोड़े बहुत अनुभव तो होने चाहिए जो उसको फ्रस्ट्रेशन को टॉलरेट करना सिखाएं। लेकिन जब वो बाहर जाएगा तो हम वातावरण को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आरंभिक अवस्था में कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को प्रसन्न चित्त रख सकें। तो ये तरीका है जो कि 2-3 वर्ष तक ही संभव होता है, उसके बाद संभव नहीं होता है। तो फिर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि बालक के अंदर संवेगात्मक सहनशीलता विकसित करना, और ये ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीका है, सही तरीका है। मतलब हमारे अंदर नकारात्मक संवेग जो हो रहे हैं उसके प्रभाव को बियर करना आना चाहिए, उसको हम झेल सकें आना चाहिए। जैसे बालकों के अंदर सबसे ज़्यादा संवेग होता है क्रोध का, तो बच्चों के अंदर जैसा मैंने आपको पहले बताया फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस विकसित करनी है। बेटा कुछ तो आपका खिलौना किसी ने तोड़ दिया,
अब बच्चा बहुत क्रोधित है कि उसने मेरा खिलौना तोड़ दिया दूसरे बच्चे ने, तो उसको टॉलरेट करना सिखाना है कि हाँ, आपका खिलौना टूट गया, मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ, मेरे को पता है आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, उस गुस्से को हम ऐसे निकालते हैं या हम इसका समाधान ऐसे निकालेंगे, कोई भी तरीका हम उसके साथ अपना लेते हैं। तो बच्चों को इमोशनल टॉलरेंस या संवेगात्मक सहनशीलता विकसित करनी आवश्यक होती है। इसके अलावा बच्चों को ये भी आना चाहिए कि वो सकारात्मक सुखद अनुभव भी जो हैं उनको भी अच्छी तरह बियर करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल पागल हो रहे हैं, कोई खुशी का वो मिल गया तो बिल्कुल बावले हो रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसमें भी थोड़ा सा समभाव रखना बालक को सिखाना चाहिए। संवेगात्मक संतुलन बनाना क्यों आवश्यक है? क्योंकि संवेगात्मक संतुलन जो है हमारा, वो हमें जीवन में हर चीज़ के प्रति एक नॉर्मल वास्तविकता के परिप्रेक्ष्य में हमारा दृष्टिकोण बनाता है। जीवन के प्रति हमारे, अगर बालक के जीवन में बहुत सारे नकारात्मक अनुभव होते हैं तो उनका जीवन के प्रति नज़रिया ही हो जाता है, तो जीवन बड़ा बेकार है, वो निराश हो जाते हैं, कोई उत्साह उनके जीवन में नहीं रहता है और उनके चेहरे के भाव भी, फेशियल एक्सप्रेशंस भी बिल्कुल जैसे होते हैं ना, दुखी दुखी, बिल्कुल जैसे सारी दुनिया जहान की आफतें उनके सिर के ऊपर आ गई, इस तरह के भाव हो जाएंगे। और फिर क्या होगा, ऐसे बच्चे जो होंगे दूसरे हमेशा दुखी देख रहे हैं, तो ऐसे बच्चे दूसरे लोगों को अपने से विकर्षित करते हैं, दूसरे लोगों से दूर, तो उनका सामाजिक समायोजन भी इससे प्रभावित हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को आप ओवर प्रोटेक्ट करके रखें, उसकी कोशिश कीजिए कि उसके सुखद अनुभव ज़्यादा हों, लेकिन नकारात्मक अनुभव को हम जीवन से पूरी तरह से हटा नहीं सकते हैं, इसलिए नकारात्मक अनुभव को टॉलरेट करना आना चाहिए। अब देखिए, संवेगात्मक असंतुलन क्या हुआ फिर? संवेगात्मक असंतुलन जिन लोगों में होता है वो अपने संवेगों को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं और संवेगों के आगे जैसे होते हैं ना, बिल्कुल अवश हो जाते हैं। उनमें जैसे कुछ बच्चे हैं, बात बात पे उनको गुस्सा आ जाता है, कोई बच्चा होता है बहुत ज़्यादा शर्मीला होता है और दूसरे मतलब इतना ज़्यादा शर्मीलापन कि अपनी कोई बात उन दूसरों के सामने कहने में ही झिझकते हैं। तो इससे उनके अंदर सामाजिक समायोजन, उनका दूसरे लोगों के साथ एडजस्टमेंट प्रभावित होगा, दूसरे लोगों के साथ उनके रिलेशनशिप प्रभावित होंगे। संवेगात्मक असंतुलन की अवस्था में दो स्थिति देखने को मिलती है, या तो अति संवेगात्मकता या निम्न संवेगात्मकता। निम्न संवेगात्मकता मतलब बालकों में जैसे होते हैं ना, उदासीन भाव रहना, तटस्थ भाव रहना, क्योंकि जब when frequency and intensity of emotional experience is very low, तो उसको कहते हैं निम्न संवेगात्मकता। तो इस तरह का हर चीज़ के प्रति उदासीन रहना, न भय का अनुभव करना, तटस्थ भाव से जिसको रहते हैं, बहुत मुश्किल है। अगर ये किसी बालक में है तो बालक का बिल्कुल प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, वो सब चीज़ों में पिछड़ जाएंगे, किसी चीज़ में कोई उत्साह नहीं, करना है काम कर लेंगे, नहीं मिल रहा तो भी ठीक है, मिल रहा है तो भी ठीक है, आगे बढ़ने की कोई चेष्टा ही नहीं करते हैं ऐसे बच्चे। और ऐसे लोगों को क्या होता है, दूसरे लोग फिर अपना मूर्ख बनाते हैं। तो बालकों को ये बताना चाहिए, जैसे प्रेरित करना चाहिए, कुछ संवेगों को प्रेरित भी करना चाहिए। जैसे बच्चा जिज्ञासा नहीं दिखा रहा, क्योंकि जिज्ञासा जो होती है ये हमारे बौद्धिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। तो अगर बालक जिज्ञासा का प्रदर्शन नहीं करता है तो जो कि हमारी 1.5 से 2 वर्ष और पूर्व बाल्यावस्था में चरम पर होती है, तो अगर बालक किसी चीज़ के प्रति जिज्ञासा का भाव नहीं दिखा रहा है तो पेरेंट्स को कोशिश करनी चाहिए। कैसे कोशिश करेंगे, उससे आप प्रश्न पूछिए, वो आपसे प्रश्न नहीं पूछ रहा तो अच्छा बच्चा ये क्या है, ये कैसे है, आपको पता है ये कैसे, उसको बार बार पूछिए, इस तरह से उसके अंदर प्रेरित कीजिए जिससे कि उसके अंदर वो संवेग विकसित हो। इसके विपरीत दूसरा कंडीशन होती है जब अत्यधिक संवेगात्मकता होती है,
तो मतलब सामान्य से अधिक उसको महसूस होता है, मतलब सामान्य से बहुत हाइपर रहते हैं जो ऐसे बच्चे। हाइटेंड इमोशनलिटी कहते हैं। हाइटेंड इमोशनलिटी को मैंने किशोरावस्था में संवेग के वाले टॉपिक में पूरी अच्छी तरह कवर किया था। तो संवेगात्मक जब बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है तो मतलब हर वक्त संवेगों से परेशान, उद्वेलित रहना, चिंतित रहना, तो संवेगात्मक संतुलन में ये दोनों ही अवस्था नहीं होनी चाहिए। निम्न हाइट इमोशनलिटी भी नहीं होनी चाहिए और हाई इमोशनलिटी भी नहीं होनी चाहिए। ये बैलेंस में होना चाहिए, इसलिए इसको संतुलन बनाना आवश्यकता होता है। और अति संवेगात्मकता जो होती है ये तो बहुत ही हानिकारक होती है। इसके कारण क्या होते हैं? हमारी शारीरिक अवस्था, जैसे मैंने आपको बताया था, किशोरावस्था में हाइटेंड इमोशनलिटी की अवस्था होती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स का स्रवण होता है, शरीर में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आ रहा होता है, इसलिए हमारा शरीर का होम्योस्टेसिस उससे गड़बड़ा जाता है और बच्चा उसकी वजह से हाइटेंड इमोशनलिटी वाली स्थिति में रहता है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहता है। कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे आपका मनोवैज्ञानिक कारण, जैसे आपने अपने बालक ने स्वयं के लिए अपेक्षा का स्तर बहुत हाई कर रखा है या पेरेंट्स ने बहुत अपेक्षा का स्तर हाई कर रखा है, तो बच्चा हर वक्त एंजाइटी में रहेगा कि मुझे उस स्तर तक कार्य करना है, मुझे इतने नंबर लाने ही हैं, मुझे रेस में फर्स्ट आना ही है, चाहे वो खुद के द्वारा सेट किया हुआ स्टैंडर्ड या पेरेंट्स के द्वारा, लेकिन वो हमेशा एंजाइटी की स्टेट में रहेगा। और ऐसी स्थिति के अंदर बालक जो है उसका संवेगात्मक संतुलन गड़बड़ा जाएगा। इसी तरह से देखा गया कि जिन बालकों की आईक्यू कम होता है, वो बालक जो होते हैं जिनकी बुद्धि थोड़ी सी कम होती है, उनमें संवेगात्मक नियंत्रण नहीं होता और वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील भी होते हैं। तो असफलता इन बच्चों के लिए बहुत घातक हो सकती है और ये कुछ मनोवैज्ञानिक कारण हैं जिनकी वजह से संवेगात्मक असंतुलन की स्थिति आती है। इसके अलावा कुछ अन्य वातावरणीय कारक, जैसे बालक का पालन पोषण कैसे हुआ है, उनका स्कूल का वातावरण कैसा है, घर में किस तरह का मनोवैज्ञानिक वातावरण है, उन पर ध्यान दिया जाता है नहीं दिया जाता, ये सब वातावरणीय कारक भी बालक के संवेगात्मक संतुलन को प्रभावित करते हैं। आज का चैप्टर यहीं तक, इसका नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगी।